दिस चैप्टर? मैम इंस्क्रिप्शन। यस, इंस्क्रिप्शन, वेरी गुड। एंड एनीबॉडी एल्स? इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से थे? सोलोनी थपलियान, कौन कौन से इंस्क्रिप्शन थे बेटा? सोलोनी, कौन कौन सी लिपियां थी? देवांश मैम हाँ हाँ बोलो सोलोनी। What are the sources? खरोष्ठी लिपि एंड मैम लिपि। देवांश बोलो बेटा, कौन कौन से सोर्सेस थे? मैम खरोष्ठी लिपि एंड ब्राह्मी लिपि। यस, खरोष्ठी लिपि एंड ब्राह्मी लिपि, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई इस चैप्टर में भी कुछ अभिलेख हो सकते हैं, कुछ सोर्सेज हो सकते हैं। तो हमें जो सोर्सेज मिले इस चैप्टर के, वो मिले इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, स्कल्पचर मिला है। जो इंग्लिश वाले बच्चे, वो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिख भी सकते हो, है ना। तो इंस्क्रिप्शन, हिंदी वाले तो आप पढ़ ही रहे हो, इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है, स्कल्पचर है, देन पिक्चर्स है, देन बिल्डिंग्स है। देन लिटरेरी सोर्सेज जो मिले हैं वो मिला है, वेद मिला है, पुराण मिला है, महाकाव्य, द वेदास, द पुराणास एंड द एपिक्स और पॉम, है ना। देन कुछ ऐसे सूत्र मिले हैं जो कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, जैसे कि धर्म सूत्र है, धर्म शास्त्र है, ये किसके द्वारा लिखे गए बच्चों? ब्राह्मण के द्वारा। मनुस्मृति लिखी गई थी। और चाणक्य के अर्थशास्त्र जो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो, वो भी सोर्सेज है टू नो अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। Then Panini की अष्टाध्यायी, it is also again one of the sources. Then जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो साहित्य जैसे त्रिपिटक है, जातक है, आगम है, ये सब सोर्सेस हैं टू नो अबाउट द अर्ली हिस्ट्री। देन बहुत सारे यात्री इंडिया में आए, जैसे कि मेगास्थनीज थे, महायान थे, वैंसे थे, और जो कि महाभारत था, है ना। ये सब इनके एग्जाम्पल थे। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, और वो है कि इस टाइम पीरियड का जो सबसे बड़ा जो एपिक माना गया है, मुख्य जो स्रोत माना गया है, वो महाभारत को माना गया है, विच इज द लार्जेस्ट एपिक। इस अच्छा इंग्लिश वाले सुनेंगे इसको, हिंदी में तो विशाल ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कोलोसल एपिक बोलते हैं। कोलोसल का मतलब आपकी पेज नंबर 53 बुक में दिया हुआ है। कोलोसल का मीनिंग क्या है? कोलोसल मीन्स अ लार्ज एपिक, बहुत बड़ा महाकाव्य था ये। ठीक है, अब एक विशाल और प्राचीन महाकाव्य है महाभारत। वेदों की अपेक्षा इसकी भाषा बहुत सरल और सुबोध है, यानी कि जो महाभारत की जो भाषा थी वो सिंपल थी, कॉम्प्लेक्स नहीं थी। फिर महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, यानी कि डायनामिक टेक्स्ट है, यानी कि बदलता रहा। इस महाकाव्य की जो रचना थी लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, यानी कि 500 BCE टू 500 CE तक, यानी कि 1000 वर्ष तक इसकी रचना होती ही रही। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही समय लिखा गया है, इसका लाइफ टाइम पीरियड बहुत लंबा था। कितना टाइम पीरियड है? 500 BC to 500 CE। यस, 500 BC टू 500 CE। ठीक है, और जो महाभारत की मुख्य जो कथा थी इसकी, वो दो परिवारों के बीच में थी, यानी कि कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुए थे, उसका पूरा चित्रण हमें इस महाभारत में मिलता है। इसके अलावा महाभारत जो था, इट शोज द डिफरेंट सोशल डिफरेंसेस इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में बहुत ज्यादा सामाजिक श्रेणियां थी, परिस्थितियों का बहुत ज्यादा लेखा जोखा था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। अब हम चलते हैं कि भाई इसका, अब आपका जो हेडिंग आती है इंग्लिश वाले नोट करेंगे, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। महाभारत काल का क्रिटिकल एडिशन क्या था? तो सबसे पहले बच्चों, एक वी सुधांकर नामक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिसे हम कह सकते विद्वान थे, जिन्होंने की एक परियोजना यानी कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया। तो वी सुधांकर स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट किस पर था? टू स्टडी अबाउट द महाभारत। महाभारत को पढ़ने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसको कि वी सुधांकर बोला गया। ठीक है, कई विद्वानों के साथ ये नए कार्य 1919 में शुरू किए गए। तो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1919। अब इसको हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था टू स्टडी अबाउट द महाभारत, उन्होंने क्या काम किया। तो देश के विभिन्न
भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इंडिया में डिफरेंट एरियाज में जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, जो डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे थे, उन सबको इकट्ठा किया। फिर इन्होंने कंपैरिजन स्टडी किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, अंशों की समानता व अंतरों को देखा और परखा। तो इन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया, अंशों का समानता और अंतरों का देखा गया और परखा गया। इज इट क्लियर? यहाँ बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? देवांश, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सबसे पहले तो हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिकली चैप्टर का एक थीम पता होना चाहिए कि हम चैप्टर के बारे में क्या पढ़ रहे हैं ना। तो इस चैप्टर में हमने लिया है महाभारत। तो महाभारत जब हमने लिया है तो उसमें समाज के बारे में बता रहे हैं, समाज कैसा था। ठीक है, और महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन था, जो समालोचक एडिशन था, उसकी तैयारी किसने की थी? Who was the person? Who was the person? मैम वीवी सुखांकर। वीवी सुथांकर थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया था, अपना पीरियड उठाया था। उन्होंने क्या किया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया से स्क्रिप्ट्स को और पांडुलिपियों को इकट्ठा किया था। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने जो कंपैरिजन था उसका भी अध्ययन किया। इन सब में क्या कंपैरिजन है और क्या सिमिलरिटीज, इन दोनों के वर्गों को जाना कि डिफरेंट जो लिपियां पाई गई थी, जो डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए गए थे, पांडुलिपियां जो पाई गई थी, उनमें क्या समानता थी और क्या अंतर था, उसके बारे में पढ़ा। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द महाभारत। तो महाभारत में जो डिफरेंट लिपियों में पाया गया था, या डिफरेंट जो पांडुलिपियों में पाए गए थे, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब जब उन्होंने ये क्रिटिकल एडिशन तैयार किया तो दो बातें सामने आई। सबसे पहले आई कि समूचे महाद्वीप की संस्कृत पांडुलिपियों में कई पाठों के अंशों में समानता थी। उन्होंने कहा कि जो टोटल इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया का था, उसमें ये पाया गया कि जो द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, वो पांडुलिपियां जो संस्कृत भाषा में लिखी थी, उनके कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी। ठीक है, और कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर आए, और धीरे धीरे कहा जाता है कि महाभारत में क्षेत्रीय भाषा प्रभेद होने लगी, उभरने लगी कुछ शताब्दियों बाद। तो पहले कौन सी थी? संस्कृत भाषा, यानी कि बेसिकली इंडिया के सब पार्ट में, सारे जगहों पर संस्कृत भाषा की पांडुलिपियां पाई गई और सबके अंशों में समानता भी पाई। ठीक है, और दूसरी जगह क्या हुआ? दूसरी जगह बहुत सारे क्षेत्रीय प्रभेद आने लगे, अंतर उभर आए थे, और कहा जाता है कि जो ये क्रिटिकल एडिशन किया गया था, इसमें देयर वर अबाउट 1300 पेजेस। हाउ मेनी पेजेस वर देयर? 1300 पेजेस। तो वी आर स्टडीइंग अबाउट व्हाट? अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके बारे में पढ़े बेटा। महाभारत। महाभारत की कौन किस पढ़ रहे हो? क्या बता रहे हो? क्रिटिकल एडिशन। क्रिटिकल एडिशन किया किसने था? किसने स्टार्ट किया था? सुधांकर जी ने ना? यस, वीवी सुधांकर। तो जब उन्होंने स्टडी की तो वो दो कंक्लूजन में निकले। पहला कंक्लूजन क्या था? कैन एनीवन टेल मी? पहला कंक्लूजन क्या था? कैन एनीवन टेल मी? पहला कंक्लूजन क्या था बच्चों? कि इन सब कॉन्टिनेंट मोस्ट ऑफ द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स they were in having a same similarity थी, यानी कि जो संस्कृत की पांडुलिपियां पाई गई थी, उनके पाठों में अनेक अंशों में समानता पाई गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? कई कई क्षेत्रीय यानी कि रीजनल प्रभेद और अंतर आ गए। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम कि उस समय, अब हम जब सोसाइटी की बात करते हैं तो वहां पे बंधुत्व थी और विवाह कैसे थे। तो सबसे पहले अनेक नियम भी थे। तो सबसे पहले कहा जाता है कि समाज की सबसे जो छोटी इकाई थी वो परिवार था। फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द सोसाइटी। सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी? समाज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी बच्चों समाज की? जी हाँ, किरण नेगी।
फैमिली। यस, फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। तो जो फैमिली थी वो कैसे, यानी कि जो, अब देखो फैमिली के लिए जो वर्ड डिनोट किया गया इंग्लिश में भी हिंदी में भी, दैट इज वर्ड कुला, हिंदी में कुल। तो कुल जो शब्द है वो परिवार के लिए प्रयोग किया जाता था। अब जाति जो था वो पूरे के पूरे सगे संबंधियों के लिए उसका प्रयोग होता था। इज इट क्लियर? कुल किसके लिए होता था? कुल किसके लिए होता था बच्चों? मैम सगे संबंधियों के लिए। नहीं बेटा, कुल परिवार के लिए होता था। और जाति किसके लिए होती थी? सगे संबंधियों के, रिलेटिव्स के लिए जातियां। ये ये पूरी की पूरी, सपोज कोई राजपूत है, राजपूत लोग हैं, तो वो उनकी कास्ट हो गई, तो उसमें केवल एक फैमिली थोड़ा आएगी, पूरे सगे संबंधी पूरे रिलेटिव्स में आ जाएंगे। तो जो जाति थी एक बहुत बड़ा समाज का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था, एक बहुत बड़ा समूह होता था। और कुल में कौन होता था? कुल में परिवार रहता था, जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ रहने वाले जो पूर्वज थे वो एक ही वंशज के मान जाते थे। अब मान लो आप अपने परिवार में, है ना, मैं सपोज मैंने सोलोनी थपलियाल का एक एग्जाम्पल लिया कि सोलोनी थपलियाल के परिवार में मम्मी पापा हैं और वो 2 भाई बहन है, तो वो उनका परिवार हो गया। तो वो जो परिवार आया वो कहाँ से आया? पीढ़ी दर पीढ़ी आया। तो उनसे पहले उनके पापा भी तो रहे होंगे, या उनके दादा दादी भी तो रहे होंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है परिवार, ठीक है। और जिसके अपने सामूहिक रूप से वो वंश मान जाते थे। और जबकि जो पारिवारिक जो संबंध होते थे वो नसैनी यानी ब्लड रिलेशन होता था उनका। तो ये मान के चलिए कि जो फैमिली है वो ब्लड रिलेशन वाले हैं, और जो जाति है उसमें सारे के सारे सगे संबंधी पूरी जाति आ गई ना। राजपूत जाति तो केवल एक, सोलोनी थपलियाल ब्राह्मण है तो केवल सोलोनी थपलियाल की ब्राह्मण ही, यानी कि इनके जो सगे संबंधी है, बांधव है, रिलेटिव्स हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? जाति में जाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके। अगर किसी को क्लियर हुआ तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज कुल एंड व्हाट इज कुला एंड व्हाट इज कास्ट? कुल और जाति क्या था? कुल और जाति क्या था बच्चों? मैम कुल मतलब फैमिली मेंबर्स और जाति मतलब सगे संबंधी। यस, वेरी गुड। जाति मतलब सगे संबंधी, है ना। और कुल जो है उसके जो परिवार के जो लोग हैं वो क्या होते थे? वो ब्लड रिलेशन वाले होते थे। इज इट क्लियर? यस कि जो महाभारत काल था वो पितृवंशिकता पर आधारित था, यानी कि पैटर्नली पर आधारित था। वेयर द हेड ऑफ द फैमिली वाज फादर। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है पैटर्नली और एक होता है मैटरनली। ठीक है, पैटर्नली जो होता है वो जहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली फादर होता है, और मैटरनली का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली मदर होती है। तो उस समय भी अगर हम देखें महाभारत काल में पितृवंशिकता प्रणाली थी बच्चों, पैटर्नली सिस्टम था। तो महाभारत काल में सबसे पहले जो पूर्वज रहे वो शांतनु थे, ठीक है। और फिर जो दूसरे थे वो थे विचित्र वीर्या और भीष्म। शांतनु के 2 पुत्र थे, विचित्र वीर्या और भीष्म, ठीक है। फिर विचित्र वीर्या के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु और कौरव, ठीक है। और उधर भीष्म की शादी विवाह नहीं हुआ था। तो जो धृतराष्ट्र थे उनके थे कौरव और पांडु थे पांडव। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई बच्चा इसको रीड आउट कर सकता है? Ma'am, Shantanu has 2 sons, Vichitravirya and Bhishma, and then Vichitravirya has 2 sons, that is Dhritarashtra and Pandu, and the Kauravas are the sons of the Dhritarashtra and Pandavas are the sons of the Pandu. देखिए यहाँ पे आप जो कौरव और पांडव देख रहे हो, तो ये कौरव और पांडव थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था और वो महाभारत का युद्ध कहलाया था। ठीक है। Yes ma'am. यहाँ पे आप देखो ये पूरे जो शांतनु से लेके पूरा का पूरा ये क्या है? फैमिली है। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? फैमिली पढ़ रहे हैं। एंड ऑल्दो दे और राजपूत्स, कौन सी कास्ट से थे? राजपूत थे। तो यानी कि इनकी जो जाति हो गई वो कौन सी हो गई? जाति कौन सी हो गई? कौन सी हो गई बच्चों? राजपूत। यस। फैमिली कौन सी हो गई? फैमिली कौन सी होगी? जो पढ़ रहे हैं फैमिली है वो, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes ma'am. अब हम जो टॉपिक पे जा रहे हैं, अब वो आपका टॉपिक है पितृवंशिकता और उसका महत्व, पैटर्नली और उसका क्या इम्पोर्टेंस थी। सबसे पहले
जो पैटर्नली है या पितृवंशिकता, उसका मतलब क्या होता है? ऐसा वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र और परपौत्र से चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पितृवंशिकता। ऐसा सिस्टम where the head of the family is father, and after father his son, then his grandson, then इसका godfather। इस तरह से समाज चलता था। ठीक है, तो यानी कि अगर परिवार में पिता की मृत्यु हो जाती थी, यदि परिवार में पिता की मृत्यु हो जाती थी, तो पिता की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र उसके संसाधन के अधिकारी होते थे। इफ द फादर डाइड, then what about his property? Then all the properties inherited right was of his sons, उसके पुत्रों के बीच में। अच्छा, एक चीज होती है कि इस समय समाज में स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था संपत्ति का। ठीक है, संपत्ति का अधिकार तो केवल किसको दिया हुआ था? केवल पुत्रों को ही दिया हुआ था। तो अगर मृत्यु हो जाती थी तो पूरे संसाधनों पर जमकर अधिकार होता था। किसका किसका होता था? जल्दी बताओ। मैम पुत्र का। पुत्र का होता। अब कभी कभी पुत्र ना होने पर, यदि किसी, कई बार ऐसा भी होता था, ऐसी सिचुएशन होती थी कि कोई बच्चा ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल भीष्म पिता है ना, तो उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उसकी जो भी संपत्ति या संसाधन थे वो उनके भाइयों को दे दिए जाते थे या अन्य रिलेटिव्स के बीच में बांट दिए जाते थे। तो ये जो पितृवंशिकता थी, इसको अनिवार्य क्यों कर दिया गया? सबसे पहले वंश चलाने के लिए, परंपरा चलाने के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया। उत्तराधिकारियों के बीच झगड़े ना हो, उससे बचाने के लिए ये पितृवंशिकता बना दी गई थी। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक नंबर में, व्हाई द पैटर्नली वाज मेड कंपलसरी? कैन एनीवन टेल मी? तन्वी, व्हाई द पैटर्नली वाज मेड कंपलसरी? मैम वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। मैम उनके वंश आगे आगे चल पाए, उनके उत्तराधिकारी में झगड़े ना हो और सब सही रहे, इसलिए। हाँ, इसलिए जो है उन्होंने पितृवंशिकता को आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब आ जाओ विवाह के नियम। अच्छा, सबसे पहले आपके वर्ड दिखाई दे रहे हैं धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र। इंग्लिश वाले भी इसी को वर्ड को ऐसे ही लिखना है, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और मनुस्मृति। तो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति क्या? एक्चुअली ये एक प्रकार के ग्रंथ थे जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे जाते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय जो समाज में ना सबसे ऊंचे जो स्थान था वो ब्राह्मणों का था। ठीक है, और जो ब्राह्मण थे उनका जो प्रमुख कार्य था, और वो क्या काम था? उनका काम था समाज के बारे में नियम कानून बनाना। तो जो धर्मशास्त्र थे या धर्मसूत्र थे या जो मनुस्मृतियां थी, उसमें ये बताया गया कि विवाह जो है वो 8 रूपों का वर्णन मिलता है उसमें। ठीक है, उसमें 8 प्रकार के वर्णन मिलते हैं। तो जो प्रथम 4 है, 4 को तो उचित माना गया है। आपकी बुक में जो दिए हुए, अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे तो 4 प्रकार के विवाह दिए गए, और अन्य 4 को निंदनीय माना गया, जिसका डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर देयर? मैम 8 एंड who were considered valid? उचित किसको माना गया? हाउ मेनी? मैम 4। मैम फर्स्ट And- 4 First 4. And how many were discarded? मैम 4। मैम लास्ट 4 को माना गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो, अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि यदि पिता मर जाता था तो जो उसकी संपत्ति है वो किसके बीच में बांटी जाती थी? उनके पुत्रों के बीच में। और यदि पुत्र ना हो तो भाई मैम, उनके भाई के या संबंधियों को के बीच में बांट दिया था। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो एक नियम थे उसमें एक और चीज सामने आई, और वो था जो पुत्रियां होती थी ना, उनको कोई भी पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं होता था। पुत्रियों को कोई भी पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन जब विवाह होता था, विवाह के दौरान में उनको क्या दिया जाता था? उनको दहेज दिया जाता था, स्त्री धन दिया जाता था। तो जो पुत्रियां थी बच्चों, उनको स्त्री धन मिलता था। इंग्लिश वाले भी वर्ड स्त्री धन लिख सकते हैं।
स्त्री वाले स्त्री स्त्री धन मिलता था, ठीक है। और जबकि जो पुत्र है उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है। इसे क्लियर मिल रहा है दोनों को क्या क्या चीज मिल रही है? जो बॉयज होते थे उनको क्या मिलता था, और जो गर्ल्स थी उनको क्या मिलता था? मैम बॉयज को पैतृक संपत्ति मिलती थी और पुत्रियों को दहेज मिलता था। यस, वेरी गुड। पुत्रियों को दहेज मिलता था और उनको पैतृक संपत्ति मिलती थी, ठीक है। अब कहा जाता है कि एक ऐसा विवाह भी आया जिसमें कि गोत्र से बाहर भी विवाह कर सकते थे, और जो विवाह के दौरान में जो पिता था उसका सबसे बड़ा जो कर्तव्य था, और वो कर्तव्य था कि वो कन्यादान करे, ठीक है। पिता जो है, जब आप देखा होगा आज की डेट में भी देखते हैं कि भी कन्यादान का समय हो गया है, पिता को बुलाओ, लड़की के पिता को बुलाओ, ऐसा बोला जाता है ना जब फेरे हो रहे होते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। तो उस समय क्या होता है, उस समय पिता द्वारा कन्यादान दिया जाता है कि आज ये पुत्री जो है मैंने आपको सौंप दी है ना। तो पिता लड़की का कन्यादान उस समय किया। तो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस, ठीक है। एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगैमी एंड बहुपति प्रथा, ठीक है। अंतविवाह, विवाह प्रथा, बहुपत्नी विवाह, और ये आपके बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है। अंतविवाह, इस विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के माध्यम से होते थे। ये समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या एक ही स्थान पर बसने वालों से हो सकता था। तो अंतविवाह एक ही विदिन अ सेम यूनिट, एक ही स्थान पर रहकर बसने वाले एक ही जाति के बीच में जो विवाह होता था उसको अंतविवाह कहते थे। देन बाह्य विवाह, बाह्य मतलब एक्सोगोमी है, तो बाहर हो रहा है, कुल से बाहर हो रहा है। बाह्य से पता चल रहा है ना आपको कि विवाह बाहर हो रहा है, कुल से बाहर हो रहा है, जिसको हम एक्सोगोमी कहते हैं। देन बहुपत्नी विवाह, पॉलीगैमी, कि एक पुरुष के अनेक पत्नियां होना। देन पॉलीएंड्री, बहुपति, एक स्त्री के बहुत सारे पति होते थे। तो क्या महाभारत काल में हमें कोई एग्जांपल मिलता है कि एक स्त्री के अनेक पति थे? मैम यस मैम। हाँ जी, ये बताओ। मैम द्रौपदी द्रौपदी के जी 8 पांडव। 5 पांडव थे, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह के विवाह प्रचलन वहां पे माना गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? अब आते हैं हम कि जो धर्मसूत्र थे, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र होते क्या थे एक्चुअली, ठीक है। व्हाट वर द धर्मसूत्र एंड द धर्मशास्त्र। तो जो सामाजिक परिवर्तनों के कारण जो लोग थे उनके लोगों के विश्वास और व्यवहारों में परिवर्तन आने लगे। अब ब्राह्मणों को चुनौतियां मिलने लगी। अब क्या हो गया कि सामाजिक परिवर्तन होने लगे, लोगों में विश्वास और लोगों का जब व्यवहार जैसे परिवर्तन लगे, और जो ब्राह्मण था समाज का सबसे ऊंचा, उसको चुनौतियां मिलने लगी, चैलेंजेस मिलने लगे। क्योंकि आपको मैंने बताया शुरू में ही कि जो ब्राह्मण है वो ही सर्वे सर्वा होता था, जो कि पूरे समाज को नियंत्रित किए होता था। जितने भी ग्रंथ इत्यादि लिखे जाते थे वो इन ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखे जाते थे, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन के कारण, विश्वासों के कारण ये परिवर्तन आने लगे, ब्राह्मणों को चुनौतियां मिलने लगी थी। समाज को नियमित और संचालित करने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की। तो ब्राह्मणों द्वारा रचित जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आचार संहिताएं, कोड, पिनल कोड्स जिसे हम कह सकते हैं, जिनके 2 नाम थे, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। तो धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र वर रिटन बाय हूम? दे वर रिटन बाय मैम ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स के द्वारा। और जिसका एक बहुत एग्जाम्पल था मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। और इस रचना की जो इस रचना थी, ये जो मनुस्मृति थी, इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, ठीक है। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण थे मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से मध्य 200 ईस्वी के बीच में हुआ है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है प्लीज, ठीक है। यहाँ पे जो रचना थी वो 200 ईस्वी से 200 के बीच में हुई है। इज इट क्लियर?
क्या क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ब्रह्मशास्त्र मैम ब्रह्मसूत्र वर रिटन बाय, हाँ, किसी को कोई डाउट है? ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र शास्त्र की रचना किसने की? Brahmins. ब्राह्मण्स। Which was the best example of that? बेस्ट एग्जाम्पल क्या था? यस, मनुस्मृति वाज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। ठीक है, अब हम जो इस आज का जो लास्ट चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं गोत्र। इस पे बड़े क्वेश्चन आता है। तो जो लगभग 1000 ईसा पूर्व में जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने जो था गोत्रों का वर्गीकरण किया, यानी कि उन्होंने गोत्र डिवाइड कर दिए। अब प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के वंशज के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो गोत्र है वो कश्यप है। आप लोगों का किसी का कोई ना कोई गोत्र होगा जरूर परिवार में। कोई बता सकता है अपना गोत्र मुझको? मैम भारद्वाज गोत्र। यस Ma'am Bharadwaj. यस, दीपिका बंबारा भारद्वाज गोत्र की है, सोनली थपलियाल भी यानी कि अगर आप लोग भारद्वाज गोत्र के तो इसका मतलब तुम कहोगे ब्राह्मण हो। मैम कश्यप। हाँ ठीक है, तो कश्यप गोत्र भी होता है ना। तो इस तरह से उस समय जो ये गोत्र थे ना बच्चों, इसका वर्गीकरण भी ब्राह्मण द्वारा किया गया था। कब किया था? लगभग लगभग 1000 ईपू में। यस 1000 ईसा पूर्व में ये ब्राह्मण गोत्रों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, उदाहरण के लिए ऋषि गौतम और वशिष्ठ, ये इनके जो थे जिन्होंने की राजा गौतमी सतपुर्णी या राजा वशिष्ठ, ये थे। अच्छा, अब इसमें आते हैं हम, लास्ट टॉपिक चलता है हमारा ये, और वो चलते हैं कि गोत्र के नियम क्या थे। गोत्र के नियम थे कि यदि स्त्री का विवाह हो जाता था, तो जब विवाह हो जाता था तो विवाह के बाद उसे अपने पिता के गोत्र को त्यागना पड़ता था और पति के गोत्र को मानना पड़ता था। मीन्स द गर्ल हैज टू एक्सेप्ट हिज हस्बैंड गोत्रा इन प्लेस ऑफ हिज फादर गोत्रा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके। और दूसरा क्या था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। दीज वर द 2 रूल्स ऑफ गोत्रास। पहला क्या था? एनीबॉडी कैन टेल मी? मैम जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने पिता के गोत्र को छोड़कर अपने पति के गोत्र को अपनाती है। यस, और मैम दूसरे में और एक ही गोत्र कि के एक उनके बीच में संबंध नहीं हो सकता, एक ही गोत्र में शादी भी नहीं हो सकती। यस वेरी गुड। एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बॉडी में गोत्रास एंड व्हाट आर द 2 रूल्स ऑफ गोत्रास। ये 3 पॉइंट में आपका ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज मनुस्मृति। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ फादर इन मैरिजेस। फादर का क्या रोल होता है मैरिज में? कन्यादान करते हैं। यस, फादर जो है वो कन्यादान करता था। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इन ड्यूरिंग द महाभारत? सोसाइटी कैसी थी, किस पर बेस्ड थी? दिमाग, सोसाइटी किस पर बेस्ड थी बेटा? Ma'am, गोत्र. नहीं नहीं, मैं ये पूछू कि क्या था, इम्पोर्टेंस किसकी थी, किस सिस्टम की थी? मैम मैटरनिटी और पैटर्नली सिस्टम। Ma'am, fraternity. पैटर्नली सिस्टम। पैटर्नली सिस्टम। व्हाट इज पैटर्नली सिस्टम then? पैटर्नली मैम सिस्टम इन का मतलब which the head of the family was the father हम्म and their son or and the grandson. yes, it was look after by the son. First of all the father, after father son, son के बाद grandson, which runs the society, family. ठीक है, what is the basic difference between family and the kula? फैमिली और कुल के बीच में क्या डिफरेंस आया? फैमिली और कुला के बीच में क्या डिफरेंस आने लगा? Can you tell me? कुल क्या था बच्चों? कुल व्हाट वाज कुला? Family. सॉरी मैंने क्वेश्चन ही आपका यहाँ रॉन्ग पूछा। कुला एंड कास्ट में क्या डिफरेंस था?
What was the difference between the Kula and the caste? मैम जो कुल Kula होती refers थी to the फैमिली family. होती थी Other than Devansh, other than तमन्ना, कोई और बच्चा बताएगा? 22 बच्चे मुझे शो हो रहे मैम हैं। कुल हम्म, मैम कुल So- मतलब फैमिली, इसमें फैमिली मेंबर्स थे, और जाति मतलब जिसमें के संबंध आते थे। कोई दूसरा और बच्चा बताओ। सुलोनी भी बहुत जवाब दे चुकी है। किरण, मैम जो कुल था उस परिवार आता था और जो जाति थी उसमें रिलेटिव्स थे। उसमें रिलेटिव्स होते थे, है ना? तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी थी? Which was the smallest unit of society? मैम फैमिली। Family. मैम फैमिली। Yes, family was the smallest unit. That is Kula. अगर एग्जाम में Kula आता है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैम ने क्या पढ़ाया। Kula means the family. ठीक है? And the all the people, those who are related to each other, they were known as the caste. Who was the जो सिस्टम था हमारा सोसाइटी का, उस समय महाभारत काल का जो सिस्टम था, उसमें हम क्या देखते हैं? Who was the head of the family here? मैम मैम शांति शांतनु। Yes, how many sons he had? Ma'am, 2. मैम 2। Name them. विचित्रवीर्य एंड मैम and विचित्रवीर्य एंड भीष्म। Yes, which are Veera Bhishma. Has the Bhishma son? क्या भीष्म के son थे? No, नो ma'am. मैम। Why? मैम क्योंकि उसने शादी नहीं करी थी. क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। विचित्र वीर्य के कितने son थे? मैम 2. Two. मैम धृतराष्ट्र एंड पांडु। Dhritarashtra and Pandu. धृतराष्ट्र के कौन थे? मैम कौरवास. पांडव, 5 पांडव, है ना? कौरव के जो जिसके दुर्योधन जो थे, उनका किससे युद्ध हुआ? मैम पांडव से। किससे युद्ध हुआ? मैम पांडवों से। ओके ओके ओके। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा चैप्टर काफी हद तक। यस मैम। आपका टाइम हो गया। ओके ओके बाय। उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास है बच्चों? उसके बाद भी कोई क्लास है? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। ओके ओके देन बाय बच्चों। Bye, ma'am.